हाय फ्रेंड्स, मैं डी आर सैनी स्मार्ट टेक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा डीसी मोटर, जिसमें मैं आज आपको डीसी मोटर के ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके टेक्निकल एग्जाम के अंदर बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको डीसी मोटर के पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ कि डीसी मोटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या डीसी मोटर के जो मुख्य भाग है वो कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड, डीसी मोटर के अंदर ये सबसे जो बाहर वाला भाग होता है, ये सबसे बाहर वाला भाग है जो योक या बॉडी कहलाता है। योक या बॉडी ये किसकी बनाई जाती है? ये सिलिकॉन स्टील की बना सकते हैं इसको। बड़ी मशीनों के अंदर तो सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं, छोटी मशीनों के अंदर इसे डलवा लोहे की बनाई जाती है। इस योक या बॉडी के अंदर यहाँ पर देख रहे हो आप, ये होते हैं पोल। कितने पोल लगे हुए हैं? ये 4। ये 4 पोल को इस योक के साथ क्या किया जाता है? स्क्रू की सहायता से यहाँ से कसा जाता है। ये जो पोल है, इन पोल के ऊपर अपन लगाते हैं कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग। पोल के ऊपर कौन सी वाइंडिंग लगाएंगे? फील्ड वाइंडिंग। फिर इस फील्ड वाइंडिंग के ऊपर के सिरे देखो, पोल से थोड़े ज़्यादा चौड़ाई वाले है ना, ये कहलाते हैं पोल पीस या पोल शू। पोल शू क्या काम करते हैं? इस फील्ड वाइंडिंग को पोल से बाहर निकलने से क्या करते हैं? रोकते हैं। दूसरा क्या काम करते हैं? ये फील्ड वाइंडिंग क्या करती है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं? एक पोल से दूसरे पोल तक पहुँचाने का काम करते हैं। इनके बीच का जो गैप होता है, यहाँ पर देखो गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर गैप क्या है? बहुत ही कम। तो दोनों के बीच का जो एयर गैप है उसको कम करती है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के लिए कम रिलक्टेंस वाला मार्ग क्या करते हैं? ये प्रदान करते हैं। तो ये हो गया योक। योक के बाद में पोल, पोल के बाद में पोल शू। इसके बाद में आता है, ये अपनी आती है आर्मेचर क्रोड। आर्मेचर क्रोड क्या होती है? सिलिकॉन धातु की बनी होती है और इन सिलिकॉन धातु की पत्तियों को क्या किया जाता है? पटलित पत्तियों को जोड़ कर आर्मेचर का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ये जो आर्मेचर क्रोड है, इसकी परिधि ये देखो, बाहर वाली सतह है, इस पर ये क्या होते हैं? स्लॉट कटे होते हैं। इन स्लॉट के अंदर अपन स्थापित करते हैं कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग। ये हो गया आपका आर्मेचर, और इनके अंदर ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये आर्मेचर वाइंडिंग के क्या है? आपके सिरे हैं। तो ये हो गया आर्मेचर ये वाइंडिंग। अब डीसी मोटर के अंदर अपन को पता चल गया भाई कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है। एक तो होती है फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होती है कौन सी? आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। इसके बाद चले, बीच वाला ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये होती है शाफ्ट, या फिर मान लो ये क्या है? आपकी शाफ्ट। इस शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है आर्मेचर और इसी शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है ये कम्यूटेटर। ये गोल्ड वाली रिंग दिख रही है आपको, ये है आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है? आपको इस डीसी मोटर को अपन जो आर्मेचर को अपन सप्लाई देंगे, वो सप्लाई अपन के आर्मेचर तक क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। कम्यूटेटर के ऊपर लगी होती है ये कार्बन बस, ये दिख रही है आपको इधर वाली, ये क्या होती है? आपकी कार्बन बस होती है, और ये होती है ब्रश लीड। तो कार्बन बस और ब्रश लीड की सहायता से इस आर्मेचर को क्या की जाती है? सप्लाई प्रदान की जाती है। तो ये अपना डीसी मोटर के क्या हो गए? मुख्य भाग हो गए। तो मुख्य भाग के अंदर आया पहला योक, योक के बाद में आया पोल, पोल के बाद में फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग के बाद में पोल शू, फिर आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश लीड, और इसके अलावा बियरिंग्स होते हैं, और एक आई बोल्ट होता है नीचे, ये जो फाउंडेशन बोल्ट के लिए होता है, लेग्स बोलते हैं इनको, ये जो यहाँ पर फाउंडेशन के अंदर इसको स्थापित करने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपके डीसी मोटर के मुख्य पार्ट्स। अब चलते हैं अपन डीसी मोटर के जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन है, डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने हेतु उचित नियम कौन सा है? फ्रेंड्स, डीसी मोटर के अंदर जो आर्मेचर आपका क्या करता है? घूमता है। मतलब डीसी मोटर क्या करती है? वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो वैद्युतिक ऊर्जा, इसको अपन डीसी वैद्युतिक ऊर्जा देते हैं, बदले में क्या देती है? यांत्रिक ऊर्जा। मतलब इसका आर्मेचर क्या करता है? आपका रोटेट घूमता है। तो आर्मेचर के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन जो नियम काम में लेते हैं वो नियम होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जनरेटर के टॉपिक के अंदर मैंने बताया था, दाएं हाथ का नियम का उपयोग तो करते हैं अपन जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए, जबकि बाएं हाथ का नियम का अपन उपयोग करते हैं मोटर के अंदर उसके आर्मेचर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, वह मोटर जिसकी गति लगभग स्थिर होती है, कौन सी मोटर कहलाती है? शंट मोटर।
अपन की जो डीसी मोटर हैं वो मुख्य रूप से अपन ने 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सीरीज मोटर, दूसरी होती है शंट, तीसरा होता है कंपाउंड। तो सीरीज मोटर के अंदर क्या करते हैं, 2 वाइंडिंग होती है, एक तो होती है फील्ड वाइंडिंग, एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग। जिस मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है वो मोटर कहलाती है सीरीज मोटर। दूसरा, जिस मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों समांतर क्रम में जुड़ी होती है वो मोटर कहलाती है कौन सी, आपकी शंट मोटर। और तीसरी मोटर के अंदर क्या करते हैं अपन, सीरीज वाइंडिंग को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक पार्ट्स को तो आर्मेचर के साथ जोड़ते हैं, आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और दूसरे पार्ट्स को उनके क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब जो सीरीज वाइंडिंग है उसको श्रेणी क्रम में भी जोड़ते हैं और समांतर क्रम में भी। तो ऐसी मोटर कौन सी मोटर हो जाएगी, आपकी कंपाउंड। अभी जो कंपाउंड मोटर होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और एक होती है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो जिस मोटर की गति मतलब लोड का मान कम ज़्यादा करने पर जिसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन न हो, लगभग स्थिर स्पीड पर लगभग समान गति पर जो मोटर काम करती है वो मोटर कहलाती है कौन सी, आपकी शंट मोटर। यदि डीसी मोटर में धीरे धीरे फ्लक्स को शून्य कर दिया जाए तब देखो, डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है उसका फॉर्मूला होता है N बराबर होता है EB/φ। EB क्या है, आपका विरोधी विद्युत वाहक बल, जो कहाँ पैदा होता है, आर्मेचर के अंदर। फाई क्या है, आपका चुंबकीय फ्लक्स, जो कहाँ पैदा होता है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर। तो डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो विरोधी विद्युत वाहक बल के तो समानुपाती होती है। दूसरा, और इसकी डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर फ्लक्स का मान धीरे धीरे अपन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती होती है फ्लक्स के, तो मोटर की स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब फ्लक्स के मान को अपन शून्य कर देंगे तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो डीसी मोटर के अंदर फ्लक्स का मान शून्य करने पर मोटर की जो गति है वो असीमित रूप से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगला है डीसी मोटर की गति में एक अधिक रेंज में परिवर्तन हेतु सर्वोत्तम विधि है। मतलब मोटर की स्पीड है उसको कम या ज़्यादा करना है, उसकी गति में अपन को परिवर्तन करना है, तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, वो विधि कहलाती है वार्ड लियोनार्ड विधि। वार्ड लियोनार्ड विधि के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। वार्ड लियोनार्ड विधि एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से अपन डीसी मोटर की स्पीड को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्पीड को कम और ज़्यादा करने के साथ साथ इस विधि के द्वारा अपन डीसी मोटर को विपरीत दिशा के अंदर भी अपन चला सकते हैं और विपरीत दिशा के अंदर भी मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला है डीसी मोटर के प्रचालन मतलब स्टार्टिंग करने में स्टार्टर का कार्य। स्टार्टर क्या करता है, प्रारंभिक धारा को सीमित करता है। देखो, डीसी मोटर का आर्मेचर है, आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम, और स्टार्टिंग के समय आर्मेचर के अंदर कोई विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होता है। तो स्टार्टिंग के समय यदि डीसी मोटर को अपन सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो आर्मेचर के अंदर बहुत ज़्यादा मान की धारा प्रवाहित होगी, और जब आर्मेचर के अंदर बहुत ज़्यादा मान की धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाहित होने से जूल के नियम के अनुसार आर्मेचर के अंदर बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा होगी। जूल का नियम होता है H बराबर I²R/T। ऊष्मा पैदा होने से आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो सकती है, आपकी जल सकती है। तो स्टार्टिंग के अंदर धारा के मान को अपन को कम करना है, तो स्टार्टिंग के अंदर धारा के मान को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। यदि एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अचानक शून्य हो जाए तब क्या होगा। मैंने बताया डीसी मोटर के अंदर विरोधी विद्युत वाहक बल स्टार्टिंग में 0 होता है। जब विरोधी विद्युत वाहक बल नहीं होता है तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो जब विरोधी विद्युत वाहक बल अचानक शून्य हो जाएगा तो उसकी आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और जब आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर ज़्यादा ऊष्मा पैदा होगी, और ज़्यादा ऊष्मा पैदा होने से आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाएगी, आपकी चल जाएगी। डीसी मोटर में परिभ्रमण करने वाला भाग है, मतलब घूमने वाला भाग। तो डीसी मोटर के अंदर कौन घूमता है, आपका आर्मेचर घूमता है। डीसी मोटर की स्पीड अभी बताया मैंने, विरोधी विद्युत वाहक बल मतलब बैक ईएमएफ ईबी के तो क्या होती है, समानुपाती होती है, और चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई के क्या होती है, वो विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट चलते हैं।
डीसी मोटर की गति बढ़ाने पर ईएमएफ क्या होगा आपका, बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है एन, वो ईएमएफ या विरोधी विद्युत वाहक बल के क्या होती है, समानुपाती। तो ईएमएफ का मान बढ़ाएंगे तो मोटर की स्पीड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। डीसी मोटर के आर्मेचर को लैमिनेटेड करने का उद्देश्य है, ये तो अपने पहले भी पढ़ा था भाई। लैमिनेटेड क्यों करते हैं, भंवरधारा हानियों के मान को कम करने के लिए आर्मेचर को क्या किया जाता है, पत्ती नुमा यानी पटलित बनाया जाता है। यदि एक चलती हुई शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए तब इसमें क्या होगा। अब देखो फील्ड वाइंडिंग टूट रही है ना, और मैंने बताया फील्ड वाइंडिंग क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, मतलब फाई क्या करती है, पैदा करने का काम करती है। मतलब फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा होता है, फाई। और जब ये वाइंडिंग टूट जाएगी तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य। जब धारा शून्य हो जाएगी तो इसके अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य। और अपन जानते हैं मोटर की जो स्पीड है वो चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब फाई का मान शून्य हो गया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फील्ड वाइंडिंग अचानक टूटने से मोटर की स्पीड अत्यधिक क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। श्रेणी मोटर की शून्य लोड पर गति। देखो श्रेणी मोटर एक ऐसी मोटर है जिसको अपन बिना लोड के नहीं चला सकते हैं, क्योंकि सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर अपन ने बिना लोड पर श्रेणी मोटर को चला दिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब अनंत स्पीड पर चलती है बिना लोड के। वह मोटर जिसका उपयोग स्थिर गति वाली मशीन उदाहरणतः लेथ, ब्लोअर, फैन आदि में किया जाता है वो कौन सी मोटर है, आपकी डीसी शंट मोटर। एक श्रेणी मोटर को बिना लोड स्टार्ट करने पर क्या होगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो गति तीव्रता से बढ़ती है। एक डीसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल परस्पर बदलने से, देखो सप्लाई टर्मिनल बदल रहे हैं ना अपन, अब सप्लाई टर्मिनल बदलने से फील्ड वाइंडिंग के सिरे भी चेंज होंगे और आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे भी चेंज होंगे। मतलब दोनों वाइंडिंगों के अंदर ही प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब दोनों वाइंडिंगों की धारा की दिशा में परिवर्तन होगा तो मोटर है जो पहले की भांति चलती रहेगी। मोटर की दिशा को, आर्मेचर के घूमने की दिशा को चेंज करने के लिए या तो फील्ड वाइंडिंग के सिरों को चेंज करना पड़ेगा या फिर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को। यदि दोनों के सिरों को चेंज कर दिया तो मोटर जो सेम दिशा के अंदर चलती रहेगी। इंटरपोल प्रयुक्त करने से कम्यूटेटर पर क्या हो जाता है, स्पार्किंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंटरपोल मैंने बताया आपकी जो योक होता है और जो आपके मुख्य पोल होते हैं, उन मुख्य पोल के बीच में छोटे छोटे पोल स्थापित किए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, आपके इंटरपोल। इंटरपोल पर जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है उस वाइंडिंग को क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जो क्या करती है, इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो विद्युत वाहक बल है इंटरपोल वाइंडिंग के अंदर, वो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल के ठीक क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है, जिससे वो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग का मान क्या कर देती है, कम कर देती है। लोड बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर की स्पीड, देखो शंट मोटर की स्पीड लगभग क्या होती है, स्थिर होती है, लेकिन लोड का मान बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो शंट मोटर की स्पीड थोड़ा बहुत क्या हो सकती है, घट सकती है। तो लोड बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर की स्पीड क्या हो जाती है, कुछ घट जाती है। डीसी मोटर के फील्ड फ्लक्स के नियंत्रण के द्वारा मोटर को निर्धारित गति से उच्च गति पर चलाया जा सकता है। डीसी मोटर के अंदर स्पीड नियंत्रण की विधि है, उसके अंदर ये है फील्ड नियंत्रण विधि। तो जब अपन क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग के अंदर अपन प्रतिरोध जोड़ेंगे तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम होगा, जिससे फाई का मान कम होगा, और फाई का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो डीसी मोटर की जो फील्ड फ्लक्स नियंत्रण विधि है उसमें क्या कर सकते हैं अपन, मोटर की स्पीड को एक सामान्य स्पीड से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसे कम नहीं कर सकते। तो मोटर को निर्धारित मतलब सामान्य गति से उच्च गति पर ही चला सकते हैं। डीसी मोटर की घूमने की दिशा, तो मैंने बताया था डीसी मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए या तो फील्ड या फिर आर्मेचर, दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल को अपन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स मतलब बदलना पड़ेगा। तो आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल बदलकर अपन क्या कर सकते हैं, उसकी घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। एक डीसी मोटर प्रारंभ में उच्च धारा लेगी यदि ईबी का मान क्या होगा, शून्य, क्योंकि ईबी क्या है, आपका विरोधी विद्युत वाहक बल है। ये क्या होता है, आरोपित विद्युत वाहक बल के क्या होता है, विपरीत होता है। ये विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल का क्या करता है, विरोध करता है। और जब ईबी का मान शून्य होगा
तो आरोपित विद्युत वाहक बल का यहाँ पर विरोध करने वाला कोई नहीं होगा, जिससे मोटर के अंदर स्पीड क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, या धारा का मान क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा। रेल इंजन के लिए कौन सी डीसी मोटर प्रयोग की जाती है? डीसी श्रेणी मोटर। मतलब ट्रैक्शन कार्यों के अंदर रेल इंजन के लिए अपन डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है और इस कारण इसको क्या कर सकते हैं, रेल इंजन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए डीसी मोटर के अंदर इतना ही। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।